हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है बच्चों, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो सेशन है बच्चों, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए मिल रहा है बच्चों क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए हमको वापस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो जोधपुर से नोएडा या दिल्ली की तरफ वापस मुझे ट्रैवल करना है। और ट्रैवल का जो टाइम है बेटा, वो मेरी फ्लाइट का टाइम जो है वो आपके क्लास के साथ क्लैश कर रहा था। तो इसलिए बच्चों ये क्लास जो है वो रात में मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्लास का नुकसान कभी बच्चों का नहीं होना चाहिए, भले ही मुझे वो रात में लेट रुक कर रिकॉर्ड करवाना पड़े, बट क्लास का नुकसान आपका कभी नहीं होगा बच्चों। और इसलिए ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आप आराम से अपने ईयरफोन्स को या हेडफोन्स को कान में लगाइएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। बस एक चीज है बच्चों, मैं आप लोगों से लाइव बात नहीं कर पाऊंगा, कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, डाउट्स नहीं देख पाऊंगा, बट कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेशन का, तो आज अपन उसकी बात करेंगे और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने बच्चों बात करी थी कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, यानी जो श्वसन का प्रक्रिया है, उसमें 5 पद होते थे बच्चों। और 5 पद में से सबसे पहला पद क्या था? हां, सांस लेना, ब्रीदिंग। तो आज हम शुरुआत ही कहां से करेंगे बच्चों? सबसे पहले आज हम बात ही किसके करने वाले हैं? ब्रीदिंग की। तो श्वसन का जो सबसे पहला पद है, इसको आप श्वास भी कह सकते हो बच्चों, या इसको आप संवातन भी कह सकते हो। तो आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? श्वास संवातन यानी ब्रीदिंग की बात करेंगे। तो आ जाओ भाई, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे आज? ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग है, या जिसको आप संवातन भी कह सकते हो, श्वास भी कह सकते हो, और इसको हमने एक और नाम से जानते हैं बच्चों, पल्मनरी वेंटिलेशन। एक चीज याद रखना बच्चों, जहां कहीं भी पल्मनरी शब्द आए, हमेशा याद रखना, जहां कहीं भी पल्मनरी शब्द आए ना, इसका मतलब वो फेफड़ों से संबंधित है। तो अपने पास सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे आज? ब्रीदिंग, संवातन या श्वास की। मतलब हम जब सांस लेते हैं बच्चों, तो हम अंदर सांस लेते हैं अंतःश्वसन, और बाहर निकालते हैं निश्वसन जिसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, जब हम ये सांस लेते हैं, मतलब हम जब संवातन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग में हमारे पास 2 प्रमुख प्रकार की पेशियां काम करती हैं। आपको मालूम होगा 2 प्रमुख प्रकार की पेशियां कौन सी काम करती है बच्चों? एक तो ये अपने पास गोंद आकार का डायफ्राम काम करता है, बिल्कुल सही। और दूसरा बच्चों, पसलियों के बीच में अंतरपशुर की पेशियां होती है, वो काम करती है। तो ब्रीदिंग में आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है बच्चों, इस क्रिया में, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस फिजिको केमिकल प्रक्रिया में। अब इसको भौतिक रासायनिक क्यों कहते हैं बच्चों? इसको भौतिक रासायनिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? भौतिक मतलब पेशियां काम कर रही है बच्चों, फिजिकल, और रसायन क्योंकि गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यह एक फिजिको केमिकल प्रक्रिया है, जिसमें 2 प्रमुख प्रकार की पेशियां कार्य करती हैं। ठीक है, तो अपने पास इस संवातन में 2 प्रमुख प्रकार की पेशियां कौन सी काम करती है बच्चों? एक तो काम करती है डायफ्राम, और दूसरी होती है बच्चों जिसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, या जिसको हम कहते हैं अंतरपशुर की पेशियां। अब ये पेशियां होती है बच्चों पसलियों के बीच में, है ना, पसलियों के बीच की या पसलियों की जो पेशियां होती है रिब्स की, वो होती है बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये भी 2 प्रकार की होती हैं।
ये भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये दो प्रकार की होंगी सर, एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है। बाहर की तरफ होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं EICM। देखो इसको शॉर्ट में ICM लिख सकते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये दो प्रकार की होती है बच्चों। EICM का मतलब है ये बही अंतर पशुर की पेशियां होती है। ये बही अंतर पशुर की पेशियां होती हैं, मतलब एक्सटर्नल, है ना, बाहर की तरफ, और ये भीतर की तरफ होती है बच्चों, आंतरिक। ठीक है, तो अपने पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। सबसे पहले जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो सांस अंदर बाहर लेते हैं मतलब ब्रीदिंग की प्रक्रिया में दो प्रमुख प्रकार की पेशियां काम करेंगी। एक तो अपने पास डायफ्राम होता ही है बच्चों, डायफ्राम जो पेशी होती है, और उसके साथ साथ पसलियों की पेशी होती है जिसे कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। जो बाहर की तरफ पाई जाती है बच्चों उसको कहते हैं बही अंतर पशुर की पेशियां, और जो भीतर की तरफ पाई जाएंगी उनको कहेंगे आंतरिक अंतर पशुर की पेशियां। ठीक है, तो ये अपने पास संवातन की बात हो रही है। संवातन में ये दो प्रकार की पेशियां जो हैं वो काम करेंगी, डायफ्राम और ये अंतर पशुर की पेशियां। इनमें दो प्रकार देख लिए, बही अंतर और आंतरिक। ठीक है, अब देखो यार, अब अपने पास ब्रीदिंग की प्रक्रिया की बात करें तो सर ब्रीदिंग में दो पद होंगे। एक तो सांस अंदर लोगे, सांस अंदर लोगे उसको अंतःश्वसन कहेंगे, और सांस बाहर निकालोगे जिसको आप बहिश्वसन या एनसीईआरटी निश्वसन कहती है। तो अब हम सबसे पहले एक एक करके देखेंगे बच्चों। ब्रीदिंग में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अंतःश्वसन या इंस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो अब अपने पास सबसे पहली चीज, ब्रीदिंग में हम सबसे पहला पद किसकी बात करेंगे? इंस्पिरेशन या अंतःश्वसन। ठीक है भाई, अब अंतःश्वसन या इंस्पिरेशन का क्या मतलब है बच्चों? इंस्पिरेशन, अंतःश्वसन मतलब सांस अंदर ले रहे हो। सांस अंदर क्यों ले रहे हो? क्योंकि अंतःश्वसन के द्वारा वायु में जो ऑक्सीजन है, वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपके फेफड़े या कूपिकाओं में आनी चाहिए। तो अंतःश्वसन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अंतःश्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हैं। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? इंस्पिरेशन में क्या होगा? वायु की ऑक्सीजन को लंग्स यानी मतलब फुफ्फुस, तो वायु की ऑक्सीजन को फुफ्फुस या एल्वियोलाई में खींचा जाता है। सही बात है, पुल जिसे कहते हैं। तो वायु में जो ऑक्सीजन है बच्चों, जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो वायु की ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जा रही है, जा रही है। अब मजा आएगा चीज समझना। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सुनो, मैंने यहां पर बना लिया, सुनो, यह है अपने पास वायुमंडल। ठीक है बच्चों, यह अपने पास एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और यहां पर सर ये अपने पास लंग्स यानी फेफड़े हैं।
ठीक है, फुफ्फुस कह दो या फेफड़े हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो सुनो, अब हमें क्या करना है, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है उसको कहां पर भेजना है, फेफड़ों में। वायु में जो ऑक्सीजन है बच्चों वो कहां जाएगी, फेफड़ों में। अब इसमें कैसे जाएगी सर, कैसे जाएगी, तो इसमें सुनो, वायु में जो दाब होता है बच्चों उसको हम कहते हैं वायुमंडल दाब, उसे हम कहते हैं वायुमंडल दाब, या उससे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और फेफड़ों के अंदर जो दाब है उसको हम कहते हैं अंतराफुफ्फुसीय दाब, यानी इंट्रापल्मनरी प्रेशर। ठीक है, तो अपने पास वायु का जो दाब है उसको कहते हैं वायुमंडल दाब, और फेफड़ों के अंदर जो दाब है उसको कहते हैं अंतराफुफ्फुसीय दाब, ठीक है। अब आपसे देखो, जब आप सांस अंदर ले रहे हो बच्चों, तो सांस अंदर ले रहे हो तो सर ऑक्सीजन बाहर से अंदर क्यों जाएगी, वो जाएगी जब, मैंने आपसे कहा था बच्चों, गैसों की गति हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ होती है। कोई भी गैस है वो अपने अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाएगी, है ना। तो वायुमंडल दाब तो आप बदल नहीं सकते। यदि आप चाहते हो कि ऑक्सीजन वायु से फेफड़ों में जाए, इसका मतलब आप चाहोगे कि ये जो अंतराफुफ्फुसीय दाब है, जो फेफड़ों का दाब है, वो कम होना चाहिए, वो वायुमंडल दाब से कम होना चाहिए। वो वायुमंडल दाब से कम होगा तभी तो ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में आएगी, क्योंकि गैसों की गति हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ होती है। तो अंतःश्वसन के लिए क्या होना चाहिए, अंतःश्वसन के लिए अंतराफुफ्फुसीय दाब कम होना चाहिए। तो अंतराफुफ्फुसीय दाब ये क्या होना चाहिए, अंतःश्वसन के लिए, अंतःश्वसन हेतु, अंतःश्वसन हेतु, या इसको आगे लिख देता हूं बच्चों, यहां तो नहीं जगह है, तो आप समझो, तो सर अगर मुझे ऑक्सीजन को वायुमंडल से फेफड़ों में लाना है तो मुझे फेफड़ों का यानी अंतराफुफ्फुसीय दाब कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा बच्चों, उसको कहते हैं ऋणात्मक दाब, नेगेटिव प्रेशर। दाब आपको कम करना है बच्चों, दाब आपको कम करना है तो उसको ऋणात्मक दाब कहेंगे, क्योंकि आपको वायुमंडल से दाब कम करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। अब दाब कैसे कम करेंगे वो अलग बात है, वो हम देखेंगे। बट अंतःश्वसन में ऑक्सीजन वायु से फेफड़ों में तभी जाएगी जब फेफड़ों का दाब वायुमंडल दाब से कम होना चाहिए, क्योंकि गैसों की गति हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ होती है। तो यह पॉइंट लिख लेते हैं आगे, ठीक है, यह पॉइंट अपने पास लिख लेते हैं। क्या है भाई पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है कि अंतःश्वसन हेतु, अंतःश्वसन के लिए इंट्रापल्मनरी प्रेशर, जिसको हम कह रहे हैं बच्चों अंतराफुफ्फुसीय दाब, अंतःश्वसन के लिए अंतराफुफ्फुसीय दाब वायुमंडल दाब से कम होना चाहिए। ठीक है, अंतःश्वसन के लिए अंतराफुफ्फुसीय दाब, इंट्रापल्मनरी प्रेशर वायुमंडल दाब से कम होना चाहिए, यह पहली चीज है। तो इसका मतलब अतः
अंतरा फुफ्फुसीय दाब ऋणात्मक होगा। अंतरा फुफ्फुसीय दाब नेगेटिव यानी ऋणात्मक। इतना समझ आ गई बच्चों कि अंतः श्वसन के लिए अंतरा फुफ्फुसीय दाब जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो वायुमंडल दाब से कम होना चाहिए, तभी अधिक दाब से कम दाब की ओर गति होगी। अब सर दाब कैसे करें? फेफड़ों का दाब हम सीधे चेंज नहीं कर सकते बच्चों। आप बोलो कि सर सीधा फेफड़ों का दाब कैसे कम करेंगे, यह कैसे संभव होगा? अभी देखेंगे, क्योंकि सर सीधा तो काम दाब हम बदल नहीं सकते। तो अब क्या होता है, आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा बच्चों, केमिस्ट्री में आपने एक नियम पढ़ा होगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। दाब जो होता है बच्चों, पी का मतलब प्रेशर है, दाब है, बॉयल्स लॉ कहते हैं उसको आप। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, आयतन के। मतलब अगर आयतन कम होता है तो दाब ज्यादा हो जाता है, और आयतन बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है ना? यही होता है। अब आओ देखो, अब मुझे बताओ हमारे फेफड़े कहां पर है बच्चों? वक्षीय गुहा में है। हमारे फेफड़े कहां पर पाए जाते हैं? वक्षीय गुहा में पाए जाते हैं। आओ देखो, तो अपन एक वक्षीय गुहा बनाते हैं। इधर सुनो, वक्षीय गुहा बनाते हैं। इधर आओ देखो, ये अपने पास डायफ्राम बना दिया सर। ये डायफ्राम होता है सर, और ये सर बही अंतर पशुर की पेशियां बना दी मैंने, पसलियों वाली। ये अपने पास बही अंतर पशुर की पेशियां हैं, बही अंतर पशुर की पेशियां हैं, और ये है सर वक्षीय गुहा। अब आप समझो ये क्या है सर? ये पूरा सर वक्षीय गुहा है, जहां पर फेफड़े हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने पास फेफड़े आपके पास इस वक्षीय गुहा में है। ये वक्षीय गुहा कह दो, वक्षीय कक्ष कह दो। ये अपने पास क्या है सर? वक्षीय कक्ष है। वक्षीय कक्ष, या जिसको हम कहते हैं थोरैसिक रीजन या कैविटी, यहां पर फेफड़े हैं बच्चों। ठीक है, अब इसका आयतन देखो सर, ये आयतन इसका क्या है? इसका आयतन सर ये देखो, ये है, ये इसका आयतन या वॉल्यूम है। ये ऊपर वाला हिस्सा होता है बच्चों अग्र, नीचे वाला हिस्सा होता है पश्च। ये तो पता ही आपको, ऊपर वाले हिस्से को अग्र कहते हैं, एंटीरियर, नीचे वाले हिस्से को पश्च कहते हैं, आगे वाले हिस्से को अधर्य, आगे वाले हिस्से को अधर्य यानी वेंट्रल, और पीछे वाले हिस्से को पृष्ठीय डोर्सल। आराम से समझना बच्चों, भाई हमारे पास ये मैंने जहां पर हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े आपके पास इस वक्षीय गुहा में होते हैं, और ये वक्षीय गुहा का आयतन है, ऊपर से अग्र, नीचे से पश्च, आगे से अधर, पीछे से पृष्ठ। ये अधर्य, पृष्ठीय, अग्र, पश्च है ना। अब क्या करना है बच्चों, देखो मैं सीधे फेफड़ों का दाब तो सीधे परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन हम आयतन परिवर्तित कर सकते हैं। अब आयतन कैसे? देखो ये वक्षीय आयतन है। अब सुनो, इस वक्षीय आयतन में अब क्या होगा? अंतः श्वसन जब हम करते हैं, जब हम अंतः श्वसन करते हैं बच्चों, तो अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम में संकुचन होगा।
अंतः श्वसन के दौरान क्या होगा बच्चों? डायफ्राम में संकुचन होगा। अब डायफ्राम में संकुचन होगा बच्चों, तो डायफ्राम अभी गुंब आकार का है। डायफ्राम में संकुचन होगा तो डायफ्राम चपटा हो जाएगा। डायफ्राम में संकुचन होगा बच्चों तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटा। यह डायफ्राम था, यह डायफ्राम गुंब आकार का है। डायफ्राम में संकुचन होगा तो डायफ्राम चपटा हो गया बच्चों। डायफ्राम चपटा हो गया तो सर ये देखो इतना आयतन बढ़ गया, ये अग्र पश्च आयतन इतना बढ़ गया। पहले इतना ही था, लेकिन डायफ्राम में संकुचन आया तो डायफ्राम गोंब आकार से चपटा हुआ। चपटा हुआ तो इतना आयतन बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया सर। अब बही अंतर पशुर की पेशियां, इसको EICM लिख रहा हूं मैं बार बार शॉर्ट में। बही अंतर पशुर की पेशियों में संकुचन होगा ना, तो इसके कारण पसलियां और उरोस्ती ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर और बाहर निकलेंगी। ये देखो, ये पसलियां जो है ना ये बाहर आ जाएंगी, ये ऊपर उठकर बाहर आ जाएंगी। ये बाहर आएंगी तो देखो इतना आयतन और बढ़ गया। आपका अधरीय पृष्ठीय भाग में भी आयतन बढ़ गया। तो सर अग्र पश्च आयतन कौन बढ़ा रहा है? डायफ्राम के संकुचन के कारण। और सर और अधरीय पृष्ठीय आयतन कौन बढ़ा रहा है? बही अंतर पशुर की पेशिया में संकुचन होता है तो पसलियां और उरोस्थी ऊपर और बाहर उठ जाती हैं, तो इतना आयतन और बढ़ गया। आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम। अरे जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो फुफ्फुसीय दाब कम हो जाएगा। दाब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भीतर आ जाएगी। सही बात है। तो यही पॉइंट लिखना है बच्चों, यही पॉइंट लिखना है अपने पास। तो अंतः श्वसन के दौरान क्या हो रहा है, यही पॉइंट लिखना है। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम तथा बही अंतर पशुर की पेशियां, केवल बही अंतर पशुर की पेशियां अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम एवं बही अंतर पशुर की पेशियों में संकुचन देखा जाता है। सही बात है। अंतः श्वसन के दौरान किसमें संकुचन होगा बच्चों? डायफ्राम और बही अंतर पशुर की पेशियां। डायफ्राम में संकुचन से क्या होगा? डायफ्राम में संकुचन के कारण वह डोम आकार से चपटा हो जाता है। वो डोम आकार से कैसा हो गया बच्चों? चपटा, यानी फ्लैट हो गया। और इस कारण वक्षीय आयतन अग्र पश्च अक्ष में बढ़ जाता है। बढ़ गया ना? अग्र पश्च को हम कहते हैं एंटेरो पोस्टेरो एक्सिस, ऊपर नीचे बढ़ गया। फिर सर EICM में क्या हुआ? बही अंतर पशुर की पेशियों में संकुचन के कारण बही अंतर पशुर की पेशियों में संकुचन के कारण पसलियां एवं उरोस्थी स्टर्नम होती है बच्चों आगे, ऊपर की ओर उठती है और बाहर की ओर। और इस कारण क्या होगा बच्चों?
अग्र पश्च अधर्य पृष्ठीय आयतन बढ़ जाएगा। इस कारण वक्षीय आयतन अधर्य पृष्ठीय अक्ष में बढ़ जाता है ना। इसे हम कहते हैं वेंट्रोडोर्सल एक्सिस। बढ़ गया भाई, दोनों जगह से ऊपर नीचे आयतन बढ़ गया, आगे पीछे आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ते ही दाब कम हो जाएगा, दाब कम होगा, ऑक्सीजन भीतर आ जाएगी, है ना भाई। तो अपने पास क्या हो गया, अतः वक्षीय आयतन, इसको हम कहते हैं थोरैसिक वॉल्यूम। वक्षीय आयतन बढ़ता है, इस कारण अंतराफुफ्फुसीय दाब अंतराफुफ्फुसीय दाब कम हो जाता है तथा ऑक्सीजन भीतर प्रवेश करती है। क्लियर है ये बात, अंतः श्वसन सबको क्लियर हो गया भाई। ठीक है यार, थोड़ा सा बिल्कुल आपसे माफी चाहूंगा बच्चों, रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आप लोगों के कमेंट्स तो नहीं देख पा रहा हूं, बट आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो हम कर रहे हैं। हम अंतः श्वसन कर रहे हैं बच्चों। अंतः श्वसन का मतलब है आपको ऑक्सीजन को कहां पे लेना है, फेफड़ों में लेना है। फेफड़ों में ऑक्सीजन तब आ पाएगी जब फेफड़ों का दाब वायुमंडल दाब से कम होगा, क्योंकि अधिक दाब से कम दाब की ओर आती है। दाब कम करने के लिए आयतन बढ़ाना पड़ेगा, वक्षीय आयतन, क्योंकि फेफड़े वक्ष में होते हैं। वक्षीय आयतन कैसे बढ़ेगा, डायफ्राम में संकुचन होगा, डायफ्राम चपटा हो जाएगा, अग्र पश्च आयतन बढ़ जाएगा। पसलियां जो है बही अत्यंत पशु की पेशियों में संकुचन होगा, पसलियां ऊपर की ओर उठेंगी, बाहर आएंगी, बाहर आएंगी तो अधर्य पृष्ठीय आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ते ही दाब कम होगा, ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अंतः श्वसन हो गया तो बही श्वसन बिल्कुल आसान है, क्योंकि बही श्वसन में बिल्कुल उल्टा करना है यार। अब बही श्वसन या निश्वसन में आपको फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है ना। निश्वसन या बही श्वसन में तो आपको CO2 को फेफड़ों से बाहर फेंकना है, धक्का देके बाहर निकालना है। मतलब अब आपको अंदर का दाब, फुफ्फुसीय दाब बढ़ाना पड़ेगा, तब वायुमंडल में वो बाहर फेंकी जाएगी। तो अब दूसरा देख लेते हैं बच्चों, आ जाओ। तो अंतः श्वसन के बाद दूसरा आ जाएगा बच्चों बही श्वसन, एक्सपायरेशन। ठीक है, एनसीईआरटी इसको निश्वसन भी कहती है। ठीक है, बही श्वसन भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी इसको निश्वसन कहती है बच्चों। एनसीईआरटी एक्सपायरेशन को निश्वसन लिखती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निश्वसन में क्या होगा बच्चों, फेफड़ों की CO2 को बाहर फेंका जाएगा, तो फेफड़ों या कूपिकाओं की CO2 को वायु में निष्कासित किया जाता है। सही बात है,
तो फेफड़ों में या कूपिकाओं की कार्बन डाइऑक्साइड को हम वायु में निष्कासित करते हैं एक्सपायरेशन में। सेम सिस्टम है बच्चों, यहां पर मैंने ले लिया वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल ले लिया बच्चों, और यहां पर हमने ले लिया फेफड़े। अब आपको करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, ठीक है। ये अपने पास फेफड़े हैं या कूपिका है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फेफड़ों का दाब है वो अधिक करना पड़ेगा। ये वायुमंडल दाब है बच्चों यहां पर, और यहां पर अंतराफुफ्फुसीय दाब है, ठीक है। यह अंतराफुफ्फुसीय दाब है, यह वायुमंडल दाब है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है मतलब यह दाब बढ़ाना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा मतलब धनात्मक दाब करना पड़ेगा। यहां पर अब आपको दाब बढ़ाना है मतलब कौन सा प्रेशर चाहिएगा बच्चों, पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। बढ़ाने को पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं, वायुमंडल से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, वायुमंडल से कम होगा तो ऋणात्मक। अब आसान है, देखो जो अंतः श्वसन में हुआ था उसका उल्टा कर दो, अंतः श्वसन में जो हुआ था उसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो सर, मतलब एक्सपायरेशन। निश्वसन में क्या होगा यार, निश्वसन में डायफ्राम और बही अंतर पशुर की पेशियां अनुशिथिलित हो जाएंगी, रिलैक्स करेंगी। अब वो संकुचन नहीं करेंगी, रिलैक्स करेंगी, रिलैक्स करेंगी तो सर डायफ्राम वापस कैसा हो जाएगा, डायफ्राम वापस गोंब आकार का हो जाएगा। बही अंतर पशुर की पेशियां रिलैक्स करेंगी तो पसलियां उरोस्थी अंदर आ जाएंगी, भीतर की ओर नीचे आएंगी और भीतर की ओर आ जाएंगी। तो सर अग्र पश्च आयतन कम हो गया, अधर या पृष्ठीय आयतन कम हो गया। आयतन कम होते ही, आयतन कम होते ही दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ते ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देंगे। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल उल्टा कर देना है। तो अपने पास निश्वसन में लिख लेते हैं भाई। तो निश्वसन में क्या क्या होगा देखो यार, सबसे पहले निश्वसन के लिए अंतराफुफ्फुसीय दाब, वायुमंडल दाब से अधिक होना चाहिए। सीधी सी बात है, निश्वसन के लिए अंतराफुफ्फुसीय दाब वायुमंडल दाब से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल धनात्मक दाब होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होगा बच्चों, तो निश्वसन के दौरान, निश्वसन में क्या करना पड़ेगा, निश्वसन में डायफ्राम तथा बही अंतर पशुर की पेशियां है ना, निश्वसन में डायफ्राम तथा बही अंतर पशुर की पेशियों में अनुशिथिलन, रिलैक्सेशन देखा जाता है। ठीक है, अब अनुशिथिलन से क्या हो जाएगा, डायफ्राम में अनुशिथिलन से क्या होगा बच्चों, डायफ्राम में अनुशिथिलन से क्या होगा, डायफ्राम में अनुशिथिलन से वह
चपटे से पुनः डोम आकार में लौट आता है तो आयतन कहां घट गया बच्चों? अग्र पश्च अक्ष का आयतन घट गया। ठीक है, और बही अंतर पशुर की पेशियों में अनुशिथिलन से बही अंतर पशुर की पेशियों में अनुशिथिलन से पसलियां व उरोस्थी नीचे और भीतर लौट आती हैं। ठीक है, मतलब अब इसमें क्या हो जाता है? इसमें क्या हो जाता है बच्चों? अधर्य पृष्ठीय आयतन घट जाता है। अधर्य पृष्ठीय अक्ष का आयतन घट जाता है। ठीक है, ठीक है, यह बात क्लियर है। अब आयतन घट जाएगा बच्चों, आयतन घट जाएगा। जैसी वक्ष्य आयतन घटेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, CO2 को बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लें। तो अब क्या हो गया बच्चों? नेक्स्ट, अतः वक्ष्य आयतन घट जाता है। ठीक है बच्चों, वक्ष्य आयतन घट जाता है। इस कारण अंतराफुफ्फुसीय दाब बढ़ता है। बढ़ता है मतलब ये पॉजिटिव प्रेशर हो गया। तथा CO2 बाहर फेंक दी जाती है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास अंतःश्वसन और निश्वसन का कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। ये अपने पास अंतःश्वसन और निश्वसन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो सर, ये तो सामान्य श्वसन था, ये नॉर्मल श्वसन है। हम लोग बलपूर्वक श्वसन भी तो करते हैं। जब आप बलपूर्वक श्वसन करते हो ना बच्चों, तो बलपूर्वक श्वसन में अंतर पशुर की पेशियां काम करती हैं और अतिरिक्त रूप से ये उदर की पेशियां काम करती हैं। ये जब अपन योगा या मेडिटेशन करते हैं ना बच्चों, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जन्मदिन पर अपनी कैंडल्स बुझाते हैं। जब आप अपनी जन्मदिन पर कैंडल्स बुझा रहे हो या गुब्बारे फुला रहे हो या योगा मेडिटेशन कर रहे हो, तो उसमें आप बलपूर्वक श्वसन करते हो। बलपूर्वक श्वसन के दौरान अतिरिक्त रूप से अंतर पशुर की पेशियां और उदर की पेशियां काम करती हैं। सामान्य श्वसन में तो यह काम कर रही हैं, बलपूर्वक श्वसन में इनके साथ साथ ये अतिरिक्त पेशियां भी काम करती हैं। तो ये नोट लिख लेना बच्चों। नोट क्या है? बलपूर्वक संवातन या श्वास में अतिरिक्त रूप से उदरीय पेशियां
भी कार्य करती हैं। एनसीईआरटी में तो ये दे रखा है बच्चों, और ब्रैकेट में एक और लिखा रहा हूं, साथ ही साथ या साथ साथ आईआईसीएम आंतरिक अंतरपशुर की पेशियां भी कार्य करती हैं। ठीक है भाई, तो जब आप बलपूर्वक करोगे बच्चों, जब आप बलपूर्वक करते हो तो बलपूर्वक श्वसन में या श्वास में अतिरिक्त रूप से उदरीय पेशियां, ये एब्डोमेन की पेशियां होती है बच्चों, ये पार्श्व, ये पेशियां भी आपके पास कार्य करती हैं, इनमें भी संकुचन देखा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर बात है। तो ये तो अपने पास श्वसन की बात, पहला पद अपन ने देख लिया बच्चों, पहला पद देख लिया हम लोगों ने। है ना बच्चों, अब आ जाओ, अब दूसरा पद क्या आएगा बच्चों, अब गैसों का आदान प्रदान। अब अपने पास आता है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, देखो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का आदान प्रदान। अब ये किसके बीच में होगा, देखो आपने सांस अंदर ली तो ऑक्सीजन वायु से फेफड़ों में आ गई, और सांस बाहर निकाली तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर चली गई। अब ऑक्सीजन को फेफड़ों से रुधिर में लाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो देखो सुनो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान सबसे पहले कहां होगा, दो जगह होता है। देखो गैसों का आदान प्रदान दो स्थानों पर होता है या दो स्थलों पर होता है। दो स्थलों पर होता है, कहां कहां होगा, सबसे पहले तो कूपिकाएं एवं रुधिर के मध्य, है ना भाई, भाई फेफड़ों की कूपिकाएं और रुधिर के मध्य होगा, और दूसरा रुधिर और उत्तकों के मध्य। समझ गए। तो गैसों का जो आदान प्रदान है वो सबसे पहले तो कूपिका और रुधिर के मध्य होगा, क्योंकि फेफड़ों में या कूपिकाओं में ऑक्सीजन है वो रुधिर में आएगी, और CO2 रुधिर से कूपिकाओं में जाएगी, और फिर रुधिर के बाद जब उत्तकों में जाना होगा ऑक्सीजन और CO2 तो उत्तकों के मध्य। लेकिन दोनों में से ज्यादा गैसों का आदान प्रदान हमेशा कूपिकाओं के द्वारा होता है, क्योंकि अपन ने कहा था इन दोनों में से, सुनना बच्चों, इन दोनों में से ज्यादा गैसों का आदान प्रदान कहां होगा, वो कूपिकाओं के द्वारा होता है, क्योंकि कूपिकाओं का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। इन दोनों में से अधिक किस में होगा बच्चों, याद रखना, तो अधिक क्षेत्रफल के कारण, अधिक क्षेत्रफल के कारण कूपिकाएं द्वारा अधिक गैसों का आदान प्रदान होता है। समझ गए भाई। तो अपने पास गैसों का आदान प्रदान तो दोनों जगह से होगा, लेकिन कूपिकाओं में क्षेत्रफल ज्यादा होता है। कूपिकाएं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है फेफड़ों की, तो इनके अंदर क्या होता है,
क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो कूपिकाएं अधिक गैसों का आदान प्रदान करेंगी। क्लियर है? अब देखो यार कैसे होगा गैसों का आदान प्रदान, उसकी बात करेंगे। अब गैसों का आदान प्रदान सबसे पहले कूपिकाओं और रुधिर के मध्य हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों कूपिका और रुधिर के मध्य। ठीक है, कूपिका और रुधिर के मध्य। अब इसका एक चित्र है बच्चों एनसीईआरटी में, वो बना के समझते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो अपने पास क्या है बच्चों, ये मैंने बना दी, देखो ये कूपिका है। ठीक है, और कूपिका के पास में ठीक है, तो अपने पास ये तो कूपिकाएं बना दी बच्चों अपन ने। ठीक है, और ये रुधिर बना देते हैं। है ना बच्चों? तो देखो अपने पास ये तो हो गई कूपिका, और ये आपके पास हो गई रुधिर वाहिका या रुधिर केशिका कह दो। ब्लड कैपिलरीज। ठीक है बच्चों, अब अपने पास क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कूपिकाओं से रुधिर में भेजना है, और रुधिर केशिका से ऑक्सीजन CO2 को यहां लाना है। सही बात है, यही होगा ना बच्चों। हमारे पास गैसों के आदान प्रदान, ऑक्सीजन अपन ने अंतःश्वसन से ऑक्सीजन फेफड़ों में आ गई थी कूपिकाओं में, तो ऑक्सीजन को तो आपको कूपिका से कहां ले जाना है, रुधिर में, और CO2 को आपको कहां ले जाना है, रुधिर से आपके पास कूपिकाओं में। अब सर कौन कौन से कारक, सबसे पहला सवाल आता है सर इसमें कौन कौन से कारक काम करेंगे कूपिका और रुधिर के मध्य, तो अपने पास गैसों के आदान प्रदान में कार्य करने वाले कारक। तो अब क्या है बच्चों, गैसों के आदान प्रदान को प्रेरित करने वाले कारक। ठीक है, ठीक है। अब पहला आ जाता है बच्चों आंशिक दाब। पहला कारक क्या आ जाता है अपने पास, आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब अपन ने कहा था हमेशा गैस अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर गति करेगी। भाई हमेशा यही है, आपके पूरे शरीर में गैसों की गति अधिक से कम होगी। तो कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होता है, रुधिर में कम होता है,
तो आपके पास गैसों की गति हमेशा अधिक से कम आंशिक दाब की ओर हो जाएगी। तो आंशिक दाब में पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको, गैसों की गति, या आप कह सकते हो गैसों का विसरण। विसरण का मतलब गति ही है, हमेशा अधिक से कम आंशिक दाब की ओर होता है ना भाई, हमेशा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कूपिका में आपको याद होगा 104 mmHg होता है, 104 mmHg होता है। रुधिर में आपको याद होगा 95 mmHg होता है। तो हमेशा गैसों का विनिमय जो है या गैसों का विसरण जो है वो अधिक से कम आंशिक दाब की ओर होगा। तो पहला कारक तो है वो प्रेरित कौन करेगा भाई, गैसों का विसरण है, अधिक दाब यहां पर है, कम दाब यहां पर है, तो विसरण हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा कारक सर, अब इसको झिल्ली पार करनी पड़ेगी। दूसरा कारक आता है विसरण झिल्ली। दूसरा कारक है बच्चों अपने पास विसरण झिल्ली, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। दूसरा कारक अपने पास विसरण झिल्ली है। अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका से रुधिर में जब आदान प्रदान करना है तो सर झिल्ली कितनी है, 3 झिल्ली है। देखो बच्चों झिल्लियां कितनी है, अब यही तो देखना है। झिल्लियां कौन कौन सी है सुनो। पहली तो सर ये देखो रुधिर केशिका है। रुधिर केशिका में एंडोथीलियम की परत होती है। रुधिर केशिका में एंडोथीलियम की परत होगी सर, एक तो ये होगी सर। ठीक है। फिर सर ये देखो कूपिकाओं की याद करो, सरल शल्कीय उपकला होगी सर। ये कूपिका के अंदर, कूपिका की परत किससे बनी हुई है, याद करो अपन ने पढ़ा जंतु उत्तकों में सर, सरल शल्कीय उपकला। तो ये सर सरल शल्कीय उपकला है सर, ये भी होगी सर। और दोनों के बीच की, और इन दोनों के बीच में आधारीय झिल्ली भी होगी सर, आधारीय पदार्थों से बनी हुई आधारीय झिल्ली। तो विसरण झिल्ली 3 हो गई ना। विसरण झिल्ली में देखो 3 परत होती है। जब किसी भी गैस को क्रॉस करना है कूपिका और रुधिर, तो 3 तरह की झिल्ली है, 3 परत है। एक तो कूपिका की शल्कीय उपकला, यह है कूपिका की सरल शल्कीय उपकला। ठीक है। यह है अपने पास आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। और यह रुधिर केशिका की एंडोथीलियम। एंडोथीलियम भी परत होती है बच्चों, यह भी सरल शल्कीय उपकला से ही बनी होती है। अब ये 3 परत, तीनों परत की मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है बच्चों। ये जो 3 परत है ना, तीनों परत की जो मोटाई है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो एकदम पतली परत है। तो पतली परत है तो आसानी से विसरण हो जाएगा, आसानी से विसरण हो जाएगा। तो विसरण झिल्ली में क्या आ जाता है, विसरण झिल्ली 3 परत से निर्मित होती है। तीन परत से निर्मित होती है। कौन कौन सी, कूपिका की सरल शल्कीय उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, आधारीय झिल्ली, और रुधिर केशिका की एंडोथीलियम।
ठीक है, और ये तीनों मिलकर सम्मिलित होकर मोटाई 1 मिलीमीटर से कम होती है, और यह विसरण को प्रेरित कर देती है। इसके कारण आसानी से विसरण हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तीनों परत एकदम पतली है, तीनों परत एकदम पतली है, तो आसानी से विसरण हो जाएगा। यह विसरण झिल्ली हो गई। अब एक आखिरी चीज और रह गई सर, आखिरी चीज और रह गई। अब आप बोलोगे सर यहां तो समझ आता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब सुनना सर, कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 mmHg होता है, और रुधिर में सर अपने पास 95 mmHg होता है सर। लेकिन सर और कार्बन डाइऑक्साइड का तो लगभग सेम होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड का तो लगभग सर 40 ही होता है सर। तो इसको कैसे कर लेंगे सर, इसमें तो आंशिक दाब लगभग समान है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ज्यादा होती है, ज्यादा संख्या में। भाई देखो, आपको पता होगा रुधिर में जल होता है, रुधिर में 90% जल है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलती है, ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा घुलती है, तो ज्यादा CO2 घुल जाती है ना, इसलिए वो आसानी से ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए वो कहां चली जाती है, कूपिकाओं में। समझ रहे हो, इसलिए वो कहां चली जाती है, कूपिकाओं में। बात समझ रहे हो सब? ये देखो बच्चों, ये सबको क्लियर है? ये सबको पॉइंट क्लियर है? ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है बच्चों, 104, 40, 95 अपन ने लिखा हुआ है सब पॉइंट। तो तीसरा कारक क्या हो गया बच्चों, घुलनशीलता। तीसरा कारक क्या हो गया अपने पास, घुलनशीलता। तो विसरण दर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा हो जाती है बच्चों, तो अपने पास ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता 20 से 25 गुना अधिक होती है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता 20 से 25 गुना अधिक होती है, इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण दर अधिक हो जाती है। आ गई बात सबको समझ में? तो 3 कारक है बच्चों, 3 कारक हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विसरण में काम कर रहे हैं कूपिका और रुधिर के द्वारा। 3 कारक हैं जो अपन ने देख लिए बच्चों, 3 कारक हैं जो अपन ने देख लिए हैं। सबको यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? तो ये 3 कारक थे बच्चों, जिसके कारण अपने पास ऑक्सीजन कहां से कहां आ गई, कूपिका से रुधिर में, और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से कूपिका में प्रवेश कर जाती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल शुरुआत में आप लोगों से फिर माफी मांगना चाहूंगा, पर बेटा माफी का मतलब तो देखो ये है कि यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। हमको ऐसे बुलाया जाता है बेटा इवेंट में, तो हमको जाना पड़ता है, लेकिन क्लास का नुकसान आपको नहीं होना चाहिए। देर रात हो रही है, बट फिर भी आप लोगों की क्लास को मैं रिकॉर्ड करके ही जा रहा हूं। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा बच्चों, हमने अंतःश्वसन और बहिश्वसन की बात की है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम से बच्चों अपन ने ये समझ लिए थे, ठीक है, और अपने पास ये तक अपन ने देख लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब होमवर्क में देखो यार, जितना आपने पढ़ा है उतना बढ़िया तरीके से आप रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों, रिवीजन आप पूरा कर लीजिएगा, और मॉड्यूल से आप
मॉड्यूल से आप अंतःश्वसन और निश्वसन के सवाल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।